ओके जी, गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल हूँ आप सबको? तो बताओ भाई, जिन लोगों ने गेट का पेपर दिया था कैसा रहा पेपर आप लोगों का? क्योंकि कल मैं है ना ट्रैवल कर रहा था, मैं बाहर था, तो इसलिए कल पूछ नहीं पाया आप लोगों से। सो और हर बार की तरह थ्योरम बेस्ड नहीं था, थोड़ा डिफरेंट भी आया था। अच्छा, थोड़ा डिफरेंट भी था। तो बाकी जिन लोगों ने प्रीवियस मतलब ईयर क्वेश्चन किए पीवाईक्यू होंगे। कैसा था कि थ्योरम बेस्ड होता है ना हर बार, तो यहाँ पे थोड़ा अलग आया था कि थ्योरम याद है तो आंसर, तो यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ता है हर क्वेश्चन में ऐसा था। अच्छा, तो कैसा लगा पेपर? इजी था, एवरेज था, मुश्किल था, कैसा लगा? मतलब मॉडरेट ही था। हम्म। क्वेश्चन की लेवल मॉडरेट थी, इतनी हार्ड भी नहीं थी। हम्म। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट किया था जहाँ गेट तो 23 के पेपर से टेस्टिंग का। अच्छा। हम्म। सर मॉडरेट था पेपर, लेकिन सर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम नए थे, तो उसको सॉल्व करते करते टाइम बहुत लग रहा था सर उसमें, और जब टाइम लग रहा था तो प्रेशर बढ़ रहा था, इस वजह से गलती भी कर रहे थे सब लोग। ये भी है। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव थे, थोड़े लंबे ज्यादा थे वो, जो 1 मार्क्स में आए थे। बाकी 2 मार्क्स वाले थोड़ा इजी पड़ रहे थे कुछ। अच्छा। पैटर्न में चेंज रिलेशन से बस देखने एक को ही मिला है क्वेश्चन सर आया था बहुत। इस बार। नहीं, वन में बताओ, क्या कह रहे चिन्मय आप? सर पैटर्न में चेंज देखने को मिला, मार्को चेंज से बस एक ही क्वेश्चन आया था। अच्छा, मार्को चेन से एक ही क्वेश्चन थे। हाँ, जनरली दो तीन क्वेश्चन आते थे एंड है ना 5 मार्क्स के अप्रॉक्स होता था। मतलब स्टोकेस्टिक प्रोसेस, हाँ मार्को चेन के देखे ही होंगे। जैसे स्टोकेस्टिक प्रोसेस में मार्को चेन है, पॉइजन प्रोसेस है ना, वाइनर प्रोसेस है, इस तरह से बर्थ डेथ प्रोसेस है। तो वैसे चार टॉपिक है ना मिला के स्टोकेस्टिक प्रोसेस, तो उससे अराउंड दो तीन क्वेश्चन आते हैं। एंड उनके मार्क्स अराउंड 5 मार्क्स, एवरेज 5 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थे उसके अकॉर्डिंग। तो जो मार्को चैन वाला आया था वो 7/7 का मैट्रिक्स है, 1 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, 1 मार्क्स। हाँ, तो ईच क्वेश्चन या तो 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, हाँ, तो दो ही ऑप्शन है, 1 या 2। तो उसी में करना पड़ेगा जो भी है। हाँ सर, वो लेंदी था, 7 स्टेट बनाने थे, उसका डायग्राम बनाओ फिर ढूंढो कौन सा ट्रांजिएंट था। हम्म। हाँ, तो मुश्किल रहा होगा सबके लिए, मुश्किल। लेकिन गेट का पेपर वही, जैसे एस्पिरेंट्स आपको पता है ना, जैसे हर बार हम कहते हैं कि गेट में ऑलमोस्ट मतलब 1500 बच्चे एग्जाम देते हैं ऑलमोस्ट, है ना, 1400 समथिंग होता है ऐसे फिर तो। उसमें तो एक ट्रिक था ना, वो एक कॉलम में एक स्टेट के अलावा छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है तो वो वाला ट्रांजिएंट हो जाता है। अच्छा, तो प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। हम्म। मतलब सर सीएलटी का भी नहीं आया था, और रिग्रेशन का भी काफी कॉम्पिटिशन है। अच्छा, रिग्रेशन का आया था एक। हाँ, तो रिग्रेशन के एक या दो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम ना। पार्शियल कोरिलेशन मल्टीपल से एक भी क्वेश्चन नहीं था फर्स्ट नहीं, टाइम। इस बार नहीं था। टेस्टिंग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स उसका भी नहीं आया था, साइन टेस्ट वगैरह इन सब का। नॉन पैरामेट्रिक वाला जो हाँ, है। हाँ, नॉन उसका पैरामीट्रिक सर भी नहीं ईडीएफ आया। का आया था कि एफएक्स जो है कंसेशन एस्टिमेटर होता है, अच्छा, सीडीएफ का, एम्पेरिकल वो वाला। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे। हाँ, डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड। हाँ, वो तो थ्योरम हो गया, तो वही थ्योरम याद है तो उससे हो जाएगा। ओके। कल तो कुछ बच्चे क्वेश्चन भी शेयर कर रहे थे, तो अभी आ जाएगा रिस्पॉन्स अराउंड, है ना, अभी आ जाएगा कुछ दिन में। तो 1 वीक। हाँ सर, जैसे एक क्वेश्चन शेयर करा ग्रुप पे भेजे क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन आई थिंक कुछ लोगों ने भेजे थे, कल मैं देख रहा था। तो हम लोग ऐसे डिस्कस भी कर सकते हैं अगर चाहो तो, लेकिन वही ये क्वेश्चन एक्यूरेटली याद होना चाहिए। नहीं तो अराउंड एक वीक में, है ना, या मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपका वो रिस्पॉन्स सीट आ जाएगा कि आपने, मतलब आपने जो क्वेश्चंस थे और आपने क्या आंसर किए, वो रिस्पॉन्स आ जाता है 1 वीक में ही आ जाता है अराउंड। लीनियर अलजेब्रा से कर्नल और इस पे क्वेश्चन आया था। किस पे? रैंक ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ अच्छा, टी। कर्नेल एक्चुअली नलिटी का दूसरा नाम एलपी है में आया था। हाँ, लीनियर है ट्रांसफॉर्मेशन। ना। तो ये तो ट्रांस सिलेबस में था नहीं, आई थिंक इस बार ऐड हुआ था क्या इस बार गेट में, सर लेक्चर ये में? बेसिकली रैंक नलिटी थ्योरम से सॉल्व हो जाता है। हाँ, क्योंकि कर्नलिटी काइंड ऑफ नलिटी ऑफ टी समझ सकते हो, है ना, नल स्पेस ऑफ टी, है ना। और सिस्टम ऑफ लीनियर सर एक ग्रुप इक्वेशन में से दो एक आया ग्रुप था। में भेजा है सर क्वेश्चन। हम्म। क्वेश्चन ग्रुप में भेजा है रैंकर वाले ने। हाँ, कल कुछ लोग क्वेश्चन ग्रुप में भेज रहे थे ना लिख के, तो वो देखते हैं। सो अच्छा, ये जो आपने भेजे वो हैं। थोड़ा सा हार्ड था, मतलब इतना इजी नहीं था। हम्म। हाँ, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लग रहा था सर, थोड़ा 2025 के कंपैरिजन में। मे बी उसमें ये भी था ना, फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन देखते हैं और एग्जाम प्रेशर में देखते हैं। घर पे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो पूरे साल में कई बार देख चुके होते हैं,
तो तब जाके कंफर्टेबल हो चुके होते हैं ना कि आसान लगता है। पेपर में पहली बार देखते हैं और प्रेशर भी रहता है तो ऐसा लगता है। तो पेपर वही है, एवरेज जो बोल रहे हैं मॉडरेट टाइप का रहा होगा। तो आ जाएगा पेपर तो पता चल जाएगा। फिर भी देखो गेट में अभी तक 30 मार्क्स मैक्सिमम कट ऑफ रहा है, लास्ट ईयर का ही रहा है। उससे पहले मार्क्स फिक्स थे, 25 मार्क्स होते थे, तो 25 कट ऑफ रहता है मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए। ये है। बाकी बता रहे अच्छा था, डिफ़िकल्टी वाज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। हाँ मतलब है ना, थोड़े इजी नहीं था मतलब कहना ये है, तो मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, उससे थोड़ा ऊपर है। बाकी ठीक है जी, क्वेश्चन इन्होंने शेयर किया, देखते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं। U1 U2 U3 फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें जो है मान लो ऐसा ही, चलो इससे कर लेते हैं, कोई नहीं जो लिखा हुआ है। तो U1 U2 U3 ये एक्सपोनेंशियल है। अच्छा अलग अलग मतलब उसके अकॉर्डिंग है ना, तो मतलब UK हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल विथ रेट K, ऐसा जहाँ K कैन टेक वैल्यू 1 2 3, ठीक है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल है एंड काइंड ऑफ लैम्डा के कह सकते हो, हाँ लैम्डा के K है। तो विथ दिस अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हो, यहाँ पे ये कह रहा है कि x है मिनिमम ऑफ U1 U2 और y है मिनिमम ऑफ U2 U3, ये है। सो पूछा क्या जा रहा है आपसे, क्या प्रोबेबिलिटी है x इज इक्वल टू y होगा। ओके क्या आप लोगों को क्या लगता है, x इज इक्वल टू y की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है ना। तो इसमें तुम रिलेशन देख सकते हो, मिनिमम ऑफ U1 U2 एंड मिनिमम ऑफ U2 U3, और दोनों को इक्वल करना है। एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 3 और उसका 5 हो जाएगा फिर वहां से। वो तो ठीक है, लेकिन वो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। ये आपका U1 है एक्सपोनेंशियल 1, ये एक्सपोनेंशियल 3 हो गया, सही है, रेट ऐड हो गया। ये आपका एक्सपोनेंशियल 2 + 3 5 हो 5 गया, हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक सही है। तो ये कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, लेकिन वैसे तो नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे तो केस लेना पड़ेगा। क्योंकि आपको वापस U1 U2 U3 में लाना पड़ेगा इसको, तो जाके तो एक केस तो ये है। हाँ क्या क्या केस बनेंगे कि दोनों इक्वल हो जाए। कि x अगर U1 है और y अगर U2 है, x U1 है तो y U3 है, x U2 है तो y U2 है, ऐसा। तो दो केस मतलब इसको अगर ब्रेक करोगे आप, बाकी सब तो जीरो बन जाएगा, बस U2 इक्वल U2 वाला बन जाएगा उसमें, क्योंकि वो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। मतलब ये जो है x या तो U1 होगा या U2 होगा, ये डिपेंड करेगा कि U1 लेस देन U2 है, और U2 होगा अगर U1 मोर देन U2 है। इक्वलिटी कहीं भी लगा सकते हो आप, है ना, यू कैन टेक इक्वलिटी एनीवेयर, यहाँ लगा दो। ऐसी y जो है आपके पास, ये U2 है U3 है, ऐसा ना। तो U2 कब होगा मिनिमम ना, जब U2 लेस देन U3 होगा, एंड ये U3 कब होगी, तो मिनिमम ये होना है, तो U2 इज़ मोर देन U3, यही है। अब ये 3 है, जैसे मान लो U1 U2 U3 ले लो, U1 U2 U3 3 है, तो टोटल अगर आप ट्रिपलेट का कॉम्बिनेशन देखोगे तो क्या हो सकता है, जैसे कहते हैं मान लो एक ऑर्डर में अगर लिखो आप तो वैसे, 4 टोटल चॉइसेस। तो वैसे तो कितनी 4 या 8, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए एक है U1 लेस देन U2 लेस देन U3, तो इस तरीके से कितने लिख सकते हैं टोटल केसेस। तो अभी के लिए ये समझो कि वैसे बोल रहा था कि U1 और U2 का, U1 और U3 का, U2 और U2 का, U2 और हाँ U3 का। वैसे अगर तीनों को एक साथ रखे तो उसमें देख लो कौन कौन से केसेस है जहाँ पे ये इक्वल हो सकता है, तो वो हो जाएगा। तो मेनली अगर ये भी U2 हो जाए ये भी U2 हो जाए तो काम हो जाएगा, बाकी केस में जीरो ही होगा। हाँ यस। तो x भी U2 के इक्वल हो जाए, y भी U2 के इक्वल हो जाए, तो ऐसा कब होगा सोचिए। तो x एंड y इक्वल करना है, तो मतलब ये कहने का मतलब कि मिनिमम ऑफ U1 एंड U2 जो है ये इक्वल हो जाए
मिनिमम ऑफ U2 एंड U3 के। अब ये दोनों कब इक्वल होगा, आपको ये सोचना है कि ये कब इक्वल सर हो U2 जब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक होगा, हाँ हाँ जब U2 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक होगा तब दोनों बराबर हो जाएंगे। ओके, तो ऐसा है, अभी इन दोनों को इक्वल करना है। तो मतलब यहाँ पे ये है कि लाइक मिनिमम आपको U1 U2 में U2 छोटा होना चाहिए। तो U1 U2 U3 में U2 को फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक होना पड़ेगा, ये कह रहा हूँ ना आप, कि मतलब U2 जो है छोटा होगा U1 से भी एंड U2 छोटा होगा U3 से भी, तब ऐसा हो पाएगा। ठीक है, तब इससे हो जाएगा ना कि ये U2 हो जाएगी क्योंकि U1 छोटा है। तो हाँ इस सर, अभी जॉइंट से हो जाएगा। तो अब इसको आप ठीक से करके अब वो कर लो। तो U2 U1 से भी छोटी है, U3 से भी छोटी है, तो इससे आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो जहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही पता है। तो ये इंडिपेंडेंट है ना, ये तीन जो है ये इंडिपेंडेंट है, दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ U2 कॉमन है। U2 लेस देन मैक्स ऑफ U1 U3। हाँ, यहाँ तक हो गया। अब आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता ना तो इसलिए आ जाता, जैसे हम बिना डिस्ट्रीब्यूशन के निकाल लेते हैं ना, तो उससे आ जाता कि फेवरेबल केसेस कितने हैं, आउट ऑफ। लेकिन यहाँ चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, तो वैसे जैसे बता रहे हैं कि U2 लेस देन, यहाँ से लेस है ना, तो लेस है तो मिनिमम ऑफ, क्योंकि दोनों से छोटा है तो मिनिमम से छोटा होगा, U1 U3 ये चीज़ है, इन दोनों से छोटा होगा। अब लगाओ इसमें, मेन वही है कि आप इसमें क्या करो, अब ज्वाइंट यूज करो। हाँ, तो वैसे भी कर सकते हैं कि U1 U2 से बड़ा U1 एंड U2 वही एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, U1 और U3 फिर लगा के देंगे। अब कई सारे तरीके हैं इसका सॉल्व करने के। हाँ, 2025 वाला पेपर इजी था, मैं चैट में कह रहे थे सो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा इसमें जैसे एटलीस्ट? देखो मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ तक मुझे याद है, आप ऐसे ऑनलाइन सारा डेटा आजकल है, जैसे 2019 से लेके 2020 ये कर लोगे ना आगे, या तो आप इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन से कर सकते हो, यहाँ डायरेक्टली भी सॉल्व, लेकिन आपको लिमिट ठीक से केयरफुली लेना पड़ेगा, दो केसेस मान के। तो इसमें दो केसेस मान लो ना, एक केस में ये फिक्स कर लो कि U1 U3 के रेस एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, दो केस ले लो, उसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए U1 और U3 को भी तो ले सकते हैं कि मिनिमम ऑफ U1 U3 एक्सपोनेंशियल हो जाएगा 4, फिर वहां से भी कर सकते हैं डबल इंटीग्रेशन से। लेकिन हाँ, U2 और U1 U3 छोटा, हाँ ये भी सही है, इसका कुछ नया नाम दे दीजिए, ये रैंडम वेरिएबल ये इंडिपेंडेंट होगा इससे, क्योंकि इसमें U2 का कोई चक्कर है नहीं अब। तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप सही कह रहे हैं। मतलब अगर यहाँ से जाओगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी लगा लो, एक केस में U1 लेस देन U3 है, उससे हो जाएगा। तो दोनों कई सारे अप्रोच है, मैं ये कह रहा हूँ देखो दो तरीके से लिख देता हूँ जैसे ये कह रहे हैं। तो एक तो है कि यहाँ से आप चाहो तो ऐसा लिख लो, है ना, मतलब कुछ अज्यूम कर लो ना कि प्रोबेबिलिटी U1 लेस देन U3, तो अगर U1 लेस देन U3 हो गया तो इसका इंटरसेक्शन में क्या आएगा, U1 वाला आ जाएगा, बाकी छूट जाएगा, एंड सो ऑन। दूसरे केस में वैसा कुछ प्लस, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना पड़ेगा इनटू प्रोबेबिलिटी दिस, तो यहाँ बचेगा U2 लेस देन U1 एंड आगे फिर U1 मोर देन U3 कर लो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। तो एक तो ये तरीका है टोटल प्रोबेबिलिटी लगा के, नहीं दूसरा ये तरीका जो बता रहे हैं और भी है, ट्रिपल इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, वो भी एक तरीका, टोटल प्रोबेबिलिटी लगा के एक तरीके से हो जाएगा। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी किस में लगाओगे, E1 ले लो U1 लेस देन U3, E2 ले लो U1 मोर देन U3, तो E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस U2 इंटू ए गिवन E2, टोटल प्रोबेबिलिटी से कर सकते हो। दूसरा ट्रिपल इंटीग्रेशन अगर इस पर लगा पाओगे तो वो कर लो, तो वहाँ भी मतलब दो पार्ट में करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये जो बता रहे हैं कि भाई इससे कर लो, एक है कि इसका कुछ नया नाम दे दो। सो प्रोबेबिलिटी मान लो U2 तो ये लेस, वाला ज्यादा इजी है। हाँ U2 लेस देन V, मैंने इसका नाम V रख दिया, मान लो कि इसका नाम V रख दिया हमने, तो U2 लेस देन V हो गया। अब U2 एंड V इंडिपेंडेंट है, तो अब आपको डबल इंटीग्रेशन से ही काम हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ U2 मान लो U वेरिएबल में, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ V मतलब PDF ऑफ V में, एंड देन आप इस पे, तो ये मे बी आसान होगा, तो इससे भी कर सकते हैं। अब यहाँ DU DV इसका ग्राफ बना के लिमिट ले लो, जैसे V का डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम ऑफ U1 U3 है ना, तो 1 3, तो V जो है एक्सपोनेंशियल 4 हो जाएगा, है ना। तो उससे भी आ जाएगा, तो मे बी ये कर लोगे तो बेटर रहेगा, सॉल्व करके देख लो। नहीं तो भी डिस्कशन क्लास रखेंगे मेनली, अभी जो रिस्पॉन्स सीट आ जाएगा 1 वीक में आ जाता है जनरली, तो फिर हम लोग है ना जब पेपर आ जाएगा तो पता होगा तो डिस्कस कर सकते हैं पेपर,
स्पेशली जो डाउट रहेगा वो, ठीक है। तो बाकी कट ऑफ और बता। कट ऑफ हाँ कट ऑफ सर वही 20 प्लस रहेगा, 20 प्लस हाँ, देखो मैं 25। बता रहा था 19 20 21। तुम ऑनलाइन सब आजकल है वेबसाइट स्टोर्ड रहता है, ऐसा तो है नहीं कि खत्म हो जाता है, तो सब कुछ है 19 20 21 22 23, है ना। इसका जो जनरल का कट ऑफ था ना, तुम अगर फिक्स था हर साल 25 था, ओबीसी का 22.5 था, एससी एसटी है ना, ये ईडब्ल्यूएस इसी में आ जाएगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। सो इसका ये था, एससी एसटी का कट ऑफ 16 था, ठीक है। ये ऑनलाइन है, देख सकते हो क्रॉस चेक करके। तो गेट एसटी की बात कर रहा हूँ, इन सब का ये कट ऑफ था। 24 भी शायद 24 में थोड़ा चेंज हुआ, जहाँ तक मुझे याद है 24 शायद चेंज हुआ था, और 25 में 30 नंबर गया था। तो ये ऑनलाइन ऑलरेडी सारे डेटा है, अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा तुम्हें, या बच्चों के मार्कशीट हैं गेट के, तो उससे मिल जाएगा। अगर मैं देख के बताऊँ एग्जैक्ट, तो उसमें तो अभी 25 में है ना, जनरल कट ऑफ 30 था, अराउंड 30 पॉइंट समथिंग, तो 30 नंबर था, और उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा मुझे। रुको 1 मिनट। उसे 30 तक ही आएगा या उससे ज्यादा हाँ, या उससे कम? ज़्यादा तो तो नहीं है, 30 से कम ही होगा कट ऑफ, क्योंकि 25 का पेपर थोड़े आसान था, है ना, तो इसीलिए। 24 में जनरल का 25 था तो और यही से, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 22 तो फिर तो यही रहा होगा, सेम ही रहा होगा, 19 से 24 का यही सेम था। फिर चेक कर लो एक बारी, कुछ अलग है तो बताऊंगा। एससी एसटी का 16.6 था। 16.6, ओके, ये कह रहा हूँ ना। तो ये मतलब वही मैं कह रहा हूँ, 19 से लेके 24 तक हर साल कट ऑफ इन्होंने फिक्स रखा है जनरल, ये अराउंड ये था। और इसमें चेंज आया 25 के पेपर में, जनरल का 30 था, बाकी बताओ ओबीसी ये सब का कितना था। तो पच्चीस में था 30.2, 27.1 और 20.1। 27 27.8 27.1 और 20.1। 20.1 है ना। तो ये 2025 का कट ऑफ है जी, देख लो। तो कट ऑफ मेनली गेट का जो आपको पता चल गया। और जैसे कई लोग पूछते रहते हैं कितना रैंक चाहिए गेट में पीएचडी एडमिशन के लिए, तो क्वालिफाई कर लो तो तुम एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, और गेट का यहीं तक रोल है। उसके बाद आपका अपना इंटेलिजेंस का रोल है, इंटरव्यू में जैसा परफॉर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होगा, ठीक है। तो वो रैंक का, वैसे मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिसका गेट में जैसे 17 रैंक है, किसी आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ, और ऐसे बच्चों को भी जानते हैं 195 रैंक है, उसका आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हो गया। तो ऐसे लोग भी हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि रैंक से एडमिशन होता है, रैंक इज जस्ट टू गेट यू शॉर्ट लिस्टेड, मतलब आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, एग्जाम क्वालिफाई होगा तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। उसके बाद रोल है आपका रिटन टेस्ट में क्या परफॉर्म करोगे उसका रोल है, इंटरव्यू में क्या परफॉर्म करोगे उसका रोल है, ठीक है ना। तो ऐसे हैं सर जी। सर लगभग वो 40 के अराउंड आसपास अटेम्प्ट किया तो हो सकता है क्या? 40 के अटेम्प्ट किए हो, अब इसमें कितना सही होता है उस पर पता चलेगा ना, कि कितने मार्क्स आपके इसमें बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ना। अगर मान लो 40, चांस है कि क्लियर हो जाएगा? हाँ 40 मार्क्स का अटेम्प्ट, अगर 40 सही है मान लो एग्जांपल के लिए, क्वालिफाई तो हो जाएगा। अगर 40 40 तुमने, मार्क्स नहीं, 40 क्वेश्चन अच्छा 40 एप्ट मिला। क्वेश्चंस किए हो, सर एप्ट मिला है। तो वो तो फिर उसको मार्क्स थोड़ा एस्टिमेट करो कितने बनेंगे, क्योंकि इसमें जो है एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स रहते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के होते हैं, 55 आपके सब्जेक्ट मैथ स्टैट्स मिला के, है ना, ये है। तो 40 क्वेश्चंस किए हो तो कितने मार्क्स था, एटलीस्ट 40 मार्क्स के तो होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी हैं उसमें, ठीक है। तो जैसे अभी मैं निकाल रहा था ऐसे ही, जैसे गेट 2022 में अगर तुम स्कोर देखोगे, 2022 में जो 32 मार्क्स थे, ये वही श्रुति का थे, श्रुति सराफ जिसके 3rd रैंक जैम में थे, तो उसके 32 मार्क्स थे, और इस पे रैंक था 19। ये गेट 2022 का बता रहा हूँ ना, ऐसा है।
तो वैसा है 32 मार्क्स पे 19 रैंक था उस समय। सर एक CDF वाला क्वेश्चन था। अच्छा उस पे आते हैं ना, ठीक है, कट ऑफ का हो गया ना। सो एनीवे जैसे 45 मार्क्स अभी नवीन वर्षनी का था गेट 2023 या 24 में आई गेस, तो उसके 45 मार्क्स पे 22 रैंक था, ठीक है ना। तो इससे अब तो ऑनलाइन इतने वीडियोस मेरे भी पड़े हुए हैं और भी लोगों के मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि किस मार्क्स पे कितना रैंक आया था किस ईयर में ना, क्योंकि तो चीज़ें स्टोर हो रही हैं गूगल पे, चैट जीपीटी पे पूछोगे बता देगा ऑलमोस्ट। तो वो है, तो इतना रैंक था उस समय। सर हाँ जैसे पीएचडी इंटरव्यू के टाइम पे लेट्स से किसी ने बीटेक अगर सीएससी में करी है बट उसने पेपर एफसी में दिया था और स्टैटिस्टिक्स में जस्ट कट ऑफ क्लियर हुई है, तो पीएचडी के इंटरव्यू में उसका ऐसा कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट थोड़ी ना होगा कि मतलब आपने बीटेक सीएससी में करी थी और जस्ट खाली कट ऑफ ही क्लियर करी है, आपकी प्रायर एजुकेशन भी स्टैटिस्टिक्स में नहीं थी। नहीं, तो आप पीएचडी किस में करना चाहते हैं? पीएचडी में स्टैटिस्टिक्स में ही देख रहा हूँ। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। मेनली जो गेट का एग्जाम हो फेलोशिप के लिए, गेट के बेसिस पे आपको फेलोशिप मिलेगी। जैसे कैटेगरी है ना, जैसे वहाँ देखोगे आप अप्लाई अगर पीएचडी के लिए करो तो कैटेगरी होती है कि जेआरएफ कैटेगरी में कर रहे हो या है ना, टीए होता है टीचिंग असिस्टेंट, गेट उसी में कैटेगरी में आता है। फिर इंस्टीट्यूट फेलोशिप है या स्पॉन्सर्ड है या पार्ट टाइम पीएचडी, कई सारे कैटेगरीज होती हैं। तो किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, तो जैसे ये फेलोशिप जो गवर्नमेंट फेलोशिप है ना, नेट गेट इसमें चला आता है। तो मेनली क्वालिफाई करने का ये है कि जब आप पीएचडी करोगे तो आपको फेलोशिप मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी बिकॉज ऑफ यू क्वालिफाइड गेट और नेट, सो उसके बेसिस पे आपको फेलोशिप मिलेगी। ये है जनरली, ये है, वरना कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप सीएससी में अपने बीटेक किया कोई दिक्कत नहीं है, आप शॉर्टलिस्ट अगर करते हैं देन अपीयर फॉर इंटरव्यू, उनको लगता है सुटेबल कैंडिडेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ये टीचिंग असिस्टेंट का क्या होता है? नहीं टीचिंग असिस्टेंट ये मतलब टीए मतलब लाइक एक क्या बोलते हैं, जैसे आप देखोगे मतलब टीए कैटेगरी है टीचिंग असिस्टेंट इन द काइंड ऑफ कुछ आईआईटीज में, मतलब ये मतलब पीएचडी आप कर रहे हो ना, जैसे जेआरएफ होता है, जनरली जेआरएफ जो काउंट होता है वो नेट के थ्रू होता है ना, जेआरएफ कैटेगरी में। कुछ जगह टीए कैटेगरी में टीचिंग असिस्टेंट कैटेगरी में होती है, तो वो डिपेंड, या तो कई जगह गेट का अलग रहता है, तो जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें पता चलेगा आपको क्या है। तो मैं बोल रहा हूँ टीचिंग असिस्टेंट में क्या होता है, ये तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी इसमें कुछ जगह काउंट होती है। इंस्टीट्यूट फेलोशिप मतलब जैसे एंट्रेंस दिया आपने, और एंट्रेंस दे के जैसे मान लो जहाँ पे आपका मतलब कुछ जगह होता है ना एंट्रेंस लेते हैं एंड देन आप इंटरव्यू देते हो, देन तो टीचिंग असिस्टेंट में होता है कि आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप दे रही है अगेंस्ट दिस। जब आप पीएचडी कर रहे होते हो तो उसमें आपको फिर क्लासेस लेनी पड़ती है, ट्यूटोरियल्स स्पेशली जो है ना मास्टर्स तो उसका कुछ फीस भी मिलता है ना? हाँ अच्छा, तो उसके अगेंस्ट कुछ पैसे मिलते हैं, तो वो टीचिंग असिस्टेंटशिप वो हो जाती है, वैसा है। लेकिन जैसे मुझे याद है शायद बॉम्बे में जो गेट क्वालिफाई करोगे ना तो उसमें कई बार ऑप्शन नहीं आता है, तो टीए कैटेगरी में आप गेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो वो तो जब अप्लाई करोगे डिफरेंट आईआईटी के डिफरेंट, क्योंकि सबका अलग अलग फॉर्म होता है ना, अलग अलग सबका वो है, जब आप फॉर्म भरोगे तो फिर आपको पूछना पड़ेगा, अगर नहीं समझ आता है तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अच्छा कोई क्वेश्चन कह रहे थे, देखो तो प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म से एक डायरेक्ट क्वेश्चन था सर। अच्छा ये एक कोई रैंडम वेरिएबल है जो कंटिन्यूअस है, तो और -2 log fx, -3 था, 3 लॉक था। -3 log fx का एक्सपेक्टेशन निकालने बोला था। ओके, तो ये तो डायरेक्ट 3 थ्योरम ही हो गया ना। ये क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल फॉलो करेगा हाँ 1 क्योंकि by हमने ये पढ़ा था, ये यूनिफॉर्म 0 1 होता है, सो -3 log fx आपका जो है ये एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/3 है जी। तो शायद इसका मीन पूछा था वहाँ। हाँ तो रेट 1/3, तो मीन इसका 3 आ गया होगा, ऐसा है 3। जी, ठीक है ना। हाँ सर हाँ यही है ना, क्वेश्चन था। क्योंकि हमने ये पढ़ा था ना लैम्बडा माइनस लैम्बडा log fx, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/λ, तो मीन लैम्बडा हो जाएगा इसका। तो यही है, तो मतलब डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब वही रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड देन ये उसकी यूनिफॉर्म की प्रॉपर्टी है, तो उससे आ गया, सही है। तो हाँ सर और एक सर क्वेश्चन एक था। और दे रखा था कि एक्स रैंडम वेरिएबल है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है 3 1 नॉर्मल एंड फाइंड कर 3 1 3 1 और फाइंड करनी है एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर 4 into x minus 3 x माइनस ब्रैकेट में ही x 3 minus सर, 3। हाँ ये ब्रैकेट में
ये तो एस्टिन्स तो लेमा है। इसमें क्या है कि मैं एक्चुअली एमजीएफ के थ्रू कर रहा था, बट वो बहुत ज्यादा बड़ा पड़ रहा नहीं था। वो तो थ्योरम डायरेक्टली है ना, इसमें वो कर सकते एक्स हैं आप। माइनस 3 को वाई रख एस्टिन्स देंगे। हाँ, लेमा इसमें सर। x माइनस 3 हाँ y करने के बाद आएगा आंसर। तो x माइनस 3 नॉर्मल 0 1 हो जाएगा है ना, तो ये z हो गया, काइंड ऑफ z हो गया ना, तो ये आपका z आ गया, तो z हो गया नॉर्मल 0 1। अब z में कोई भी पावर निकालना बहुत आसान है, z की पावर 4 चाहिए 1 इंटू 3 है ना जी, ये हो गया इससे। जेड का पावर 4 थोड़ी ना चाहिए। नहीं वो तो अगर चाहिए तो इसमें क्वेश्चन में देखते हैं क्या हो, तो पुट करो उसके बाद पता चलेगा, तो इसको z में एस्टिन्स कन्वर्ट लेमा कर से दो। भी तो हो जाएगा सर। हाँ एस्टिन्स लेमा जो है लगाओ उसको, कोई एक्सपेक्टेशन किसी से भी कर ऑफ सकते हो आप जीएक्स एक। इनटू एक्स माइनस म्यू। मैं तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपन कर रहा हूँ कि भाई मैं जेड में ले आऊँगा फिर ओपन कर दूंगा, तो वो भी कर सकते हैं बाइनोमियल लगा के, जैसे भी कर सकते हो आप, तो आपकी सर मर्जी और है। एक क्वेश्चन था सर। ठीक है ना, तो मतलब अपने तरीके से एक क्वेश्चन 50 डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व हो सकता है, तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कितने अप्रोच पढ़े हैं, आपको कितने अप्रोच आते हैं, ये है। सर इसमें सर अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसको? किसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? सर ये थोड़ा एक्सपेक्टेशन लेंदी ऑफ हो एक्स जाएगा। पावर 5 माइनस 3 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पावर 4 लेके ऑड ऑर्डर मूवमेंट 0 हो जाएगा नॉर्मल में। अभी जैसे नहीं, हमेशा थोड़ी होता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल में 0 होता है। मैं हाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल में 0 होगा ना, जैसे यही तो मैं कह रहा था आगे, जैसे e ऑफ z की पावर 2n माइनस 1 है मान लीजिए, तो ये 0 होगा फॉर और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ से e ऑफ z की पावर 2n, तो ये 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू आपका ऑड तक चलेगा, 2n माइनस 1 तक चलेगा जी, है ना। तो ये रहता है, तो पहले इसको z में लिख लो ना, थोड़ा एक कैलकुलेशन लेंदी होगा, एक तो ये लेंदी अप्रोच है, बाकी और जो थ्योरम लोग बता रहे हैं, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो मैं तो बाइनोमियल लगा दूंगा, इतना टाइम नहीं लगाना तो मुझे। ये कितना हो गया, ऐसा हो गया ना। एमजीएफ से लेंदी होगा बहुत। हाँ इससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बाइनोमियल लगाना पड़ेगा, फिर खोलना पड़ेगा, नहीं, एमजीएफ से बहुत लेंदी होगा। तो ये कर सकते हैं एमजीएफ सिग्मा जाना स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ जी डैश एक्स कर देंगे, आप, जी एक्स एक्स टू की पावर 4 हो और जाएगा। नहीं तो जैसे कह रहे हैं जो एमजीएफ से जाना है, तो इसको एक तो ये तरीका हो गया जो थोड़ा आप बाइनोमियल से ओपन करोगे प्लस बी की पावर 4 देन ये यूज करोगे। दूसरा तरीका जो एमजीएफ से बता रहे हैं, तो इसको ऐसा कर लो, ये x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4, तो e ऑफ x की पावर 5 ऐसा कह रहे हो भाई तुम, और 3e ऑफ x की पावर 4। अब x का जो कि डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो x का mgf पता है, इससे कहना चाहते हो, तो x का mgf क्या है, इसमें 5 टाइम डेरिवेट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा लेंदी हो आसान सकता है। देखो e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर ना, तो करो यहाँ पे 3 1 में क्या होगा, e की पावर म्यू टी 3t प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये है, तो इसको 5 बार डिफरेंस करना मतलब फिर वही है। तो इससे भी आप चाहो तो जा सकते हो, वो तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड ना, कोई स्टैंड लेके सॉल्व कर लो, ये है कि थोड़ी कैलकुलेशन करके हो जाएगा, ऐसा कुछ है ना, थोड़ा टाइम लगेगा 2-4 मिनट, बट सॉल्व हो जाएगा, ये है। तो इसके थ्रू जाना चाहो इसके थ्रू भी जा सकते हो आप यहाँ से, तो इसको 5 बार डिफ्रेंशिएट करो और फिर 0 रखो, तो एक ये तरीका है। बाकी और भी अलग अलग अप्रोच लोग बता रहे हैं, उससे भी कर सकते हो, 4 बार डिफ्रेंशिएट करोगे ये आएगा, तो उससे आ जाएगा, तो वैसा कर सकते हो। या अगर सर और एक थ्योरम पता क्वेश्चन है, था वो चैट बॉक्स में पढ़ लिखा। हाँ जो लोग बता रहे जो स्टीन्स फॉर्मूला एक होता है ना, क्या बता रहे थे, स्टीन्स आइडेंटिटी होती है ना कोई लेमा या थ्योरम, तो इससे डिस्टेंस भी, लेमा सब। हाँ इससे भी कर सकते हैं, तो ये देख लेना क्या है, एंड देन इसके बेसिस पे भी हो जाएगा। इसका एक थ्योरम है डायरेक्टली, तो उससे सीधा सीधा आ जाएगा। ये क्या कहता है कि जेड अगर आप जेड नॉर्मल 0 1 में ले आते हो, तो आई थिंक ये कहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड इंटू सम फंक्शन ऑफ जेड, ये कितना इक्वल होगा, जी डैश जेड, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो ये भी ट्राई कर सकते हो, और नहीं तो इक्विवेलेंटली ये तो इसके लिए हो गया। अगर आप x कोई भी नॉर्मल है, इसका क्या रिजल्ट कहता है कि x मान लीजिए नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, चेक करना भाई यही रिजल्ट है ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सम जी एक्स इंटू एक्स माइनस म्यू, तो ये आपका इक्वल होता है, ये थ्योरम है। अब थ्योरम याद है तभी लगा पाओगे, नहीं याद है तो हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे, और ऐसा नहीं कि थ्योरम याद नहीं हो तो क्वेश्चन नहीं होगा, तब भी सॉल्व होगा, ये है। तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है सिग्मा स्क्वायर टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ जी डैश एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। वेयर जी इज द, जो यहाँ लिखा हूँ ना, यही बात है, मतलब ये पहला पार्ट मान लो, ये इसका दूसरा पार्ट यही है, वेयर जी जो है, वेयर जी इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन,
ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। नेक्स्ट जो भेज रहे हैं, हाँ तो चैट में भी देख नहीं रहा हूँ मैं, चैट में 1 बाय 1 चेक करते हैं ना। तो उसको देखते हैं। और जो क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो एक तो ये भेजा आपने 2 ग्रुप में, ये और कैसे आपने भेजा है, ये भी था क्या? ये क्या गेट में आया वो क्वेश्चन है या फिर ऐसे ही आपने भेजा है शिवम? नहीं सर, ये सर आया था, गेट का है सर, गेट का है। गेट का ही है। गेट का। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन है कि मान लो एफ ऑफ एक्स वाई आपको दे रखा है, ज्वाइंट पीडीएफ है ये, एक्स प्लस वाई, जहाँ सर ये 0। तो आसान था, इसका ही लेवल आंसर था। हाँ ये तो इसमें आसान डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन और एक्सपर्ट निकालना था। ये हाँ, सर इजी था। है ना, 0 अदरवाइज, ये हो गया तो आसान लेवल है ये। आंसर। तो वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई निकाल के हो जाएगा, कैसे भी कर लो जैसे भी ठीक लगे, है ना, बट हो जाएगा ना। मतलब ये बता रहे हैं कि एक्स और क्वेश्चन क्या वाई सिमेट्रिक टू ईच अदर है, आइडेंटिकल, तो वो तो 2 टाइम्स हो जाएगा हाँ, बस। एक्सचेंजेबल रैंडम वेरिएबल होता है कॉन्सेप्ट ना। आई थिंक 11 हाँ इसका आंसर आया था। तो यहाँ पे ये हाँ पता हाँ। चल जाएगा एक्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है वाई के, तो दोनों का वेरिएंस इक्वल है। तो अगर आपको ये चाहिए, मान लो जो भी 72 टाइम है अगर, तो अगर ये चाहिए तो एक्चुअली 72 तो है ही, 2 टाइम वेरिएंस ऑफ एक्स हो गया, क्योंकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दोनों का वेरिएंस इक्वल रहेगा। तो एक का निकाल लो, काम हो जाएगा। तो एक मार्जिनल निकाल के हो जाएगा, चाहो तो एक्स का मार्जिनल निकालो, उससे मीन वेरिएंस निकाल लो, उससे हो जाएगा। एक्स प्लस हाफ जैसे आ रहा है सर मार्जिनल तो। ठीक है, तो एक्स प्लस हाफ आ गया, तो वहाँ से आप ई एक्स निकाल लीजिए, ई एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, फिर वेरिएंस निकाल लीजिए, जो ट्रेडिशनल वे है। एक जैम का पीवाई भी आया था जिसमें फंक्शन दे रखा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको ही वही बताना था, डिफरेंशिएबल है, कंटीन्यूअस अच्छा पार्शियल ठीक है ना, हाँ ये यस तो हो सर, गया एक ना। बाकी जैम जैसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं जो बता रहा है कि जैसे जहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है ना, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जो और होते एक हैं। तो 2023 का पीवाई को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके पूछ दिया था टेस्टिंग में, सेम टू अच्छा, सेम क्वेश्चन। ओके। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बहुत ज़्यादा नया पैटर्न होता नहीं है, जो 2 वेरिएबल हो या 1 वेरिएबल में ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं कैलकुलस में। ये है, निकल है ना ये। ठीक है ना, तो यही सब है। बाकी जो सैडल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा मिनिमा ये बता रहे उस तरह क्वेश्चंस भी है ना, ग्रुप में शेयर किया हुआ है। जैसे ये जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह क्वेश्चंस आए थे, ये सब तो आसान है ना, कि आपको एफ एक्स वाई दे दिया, कितना है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब आपसे पूछ रहा है कि 0 0 पे क्या है, सैडल पॉइंट है ना, तो 0 0 एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। अब आपको बताना है पहले ऑप्शन में सैडल पॉइंट है क्या, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, या है ना इसमें 2 सैडल पॉइंट है। तो इस तरह के ऑप्शन है जैसे बता रहे हैं। फिर जैसे इस इसका तरह मिनिमा था। मिनिमा था, ओके, है ना। तो बस ये चेक करना 0 0 पे क्या होगा, तो भाई आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालो, उसके अकॉर्डिंग देखो क्या हो रहा है। फिर ये जैसे इस तरह क्वेश्चन तो जैम, गेट, नेट सब में भी फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, ये जो भी बता रहे थे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस रूट अंडर, है ना। तो जैम में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, गेट में भी आए हैं। सर ये तो डायरेक्टली पोलर डिफरेंशिएबल था, तो कोऑर्डिनेट्स। सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए थे, मतलब कि हाँ, तो ये डिफरेंशिएबल पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और कंटीन्यूअसली नहीं है, ऐसा बता रखा होगा। फिर ये कुछ बता रखा हो 0, अगर 2 0 है वाई स्क्वायर है सर, 2 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर। तो नीचे मैं 2 डिनोमिनेटर में। हाँ 2 नहीं लिखा था मैंने, 2 ओके कोई बात प्लस नहीं, उसके अकॉर्डिंग है ना। तो बाकी ऐसे होगा 0 अगर एक्स वाई 0 0 है, इस काइंड ऑफ कुछ ऐसा होगा। एंड देन आपसे वही पूछ रहा है डिफरेंशिएबल है 0 0 पे, डिफरेंशिएबल नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, सही है ना। तो जैसे आप बता रहे हैं डिग्री 3 है यहाँ, है ना, यहाँ स्क्वायर रूट में डिग्री 1 है काइंड ऑफ, तो कॉन्टिन्यूस तो भी डिफरेंशिएबल तो हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल हाँ डायरेक्टली है तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हो ना, निकल जाएगा। तो इससे मतलब इस तरह क्वेश्चन पहले भी आए हैं एग्जाम में, सब नया नहीं है, ठीक है। सो बाकी यही सब है ना।
ओके है, तो तो बाकी जिनका नए गेट का बस 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे थोड़े थोड़े, किस पे? नए क्वेश्चन बस 1 मार्क्स के थोड़े से थे ट्रिकी वाले, बाकी तो सब इजी थे 2 बाकी मार्क्स सब के। वैसे ही। हाँ मतलब वही है, जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर पेपर अगर ढंग से आपने कर लिए जैम गेट के, स्पेशली इन दोनों एग्जाम के, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको जाने पहचाने ही लगेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स वही हैं, बस वो फंक्शन में थोड़े नंबर्स बदल जाएंगे, अप्रोच वही रहेगा, फंक्शंस वैसे ही रहेंगे। ये चीज़ें हैं, अगर ढंग से कॉन्सेप्ट पता है तो। जैसे ये सब क्वेश्चन तो ये तो रिपीटेड है सर ना? टर्म वाइज इंटीग्रेशन पे आ गया था। अच्छा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इनटू इंटीग्रल, 2 लिमिट्स दिए थे और वैल्यू पूछ दिया था e रेज़ टू t स्क्वायर माइनस 1 dt का अच्छा। इंटीग्रेशन। हम्म तो मतलब कैलकुलस सब में तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करते हैं, जो है बस फंक्शन बदलता है, पूछते वही है, क्या ही पूछेगा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट्स, है ना, ये है पार्शियल डेरिवेटिव, यही सब ज़्यादा पूछ सकता है, और वही आते भी एक हैं सर अक्सर। इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे आ गया था कि किस वैल्यू अल्फा के लिए इंटीग्रल फाइनाइट है, सुप्रीम वैल्यू उसकी। अच्छा ओके, तो उसमें है कि इम्प्रॉपर का, अच्छा कुछ बता रहे हैं चैट में, देखते हैं क्या है जी, कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट डेफिनेशन विल बी अप्लाइड हेयर फॉर रिजर्वेशन, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा क्या डेफिनेशन आया है, तो विकास आप बता सकते हैं, मुझे इसका भी आइडिया नहीं है। हाँ हाँ 30 से कट ऑफ कम ही आएगा, ठीक है ना, कट ऑफ इस बार 30 से कम रहेगा, मतलब 30 हाईएस्ट कट ऑफ रहा है, जैसे मैंने बताया ना कि पिछले, ये तो मुझे पहले ऐसा लगने लगा था 4-5 बार से ना कि इन्होंने कट ऑफ फिक्स कर रखी है चाहे वो, लेकिन बीच में जब चेंज किया पिछले बार तो मुझे थोड़ा वो लगा, वरना मुझे ऐसा लगता था कि कट ऑफ इनका फिक्स है 25 ही रहेगा, चाहे आसान हो कैसा पेपर हो, लेकिन पिछले बार इन्होंने पेपर चेंज कर दिया, तो लगा अच्छा मतलब फिर वो चेंज भी हो सकता है, क्योंकि होगा ना बहुत ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर गए या है ना पेपर बहुत ईजी हो गया, तो फिर उनके भी एक क्राइटेरिया होगा कितने बच्चों को कितने में से क्वालिफाई करवाना है, तो उसके हिसाब से मान लो 1500 बच्चे एग्ज़ाम दिए, अब मान लो एग्ज़ाम के लिए उसका पर्पस है कि 250 बच्चे ही क्वालिफाई करे, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अराउंड 250 बच्चे ही क्वालिफाई करे टोटल, तो वो कट ऑफ उसके हिसाब से सेट करेंगे कि 250 बच्चे ही क्वालिफाई करें, तो वैसा कुछ होगा उनका अपना तरीका, ये है कि कितने % बच्चों को क्वालिफाई करवाना है, वैसा कुछ, तो कट ऑफ उसके हिसाब से आगे पीछे करते हैं ताकि उतने बच्चे निकले, उतने %। ठीक है, बाकी और जो क्वेश्चन बता रहे हैं चैट में, एक्स वाई आइडेंटिकल है, नॉर्मल है, तो प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस 2y लेस देन 3 बराबर प्रोबेबिलिटी 2x माइनस वाई लेस देन मोर देन 4, तो ये उससे हो जाएगा, ये x बराबर क्या होगा, ओके। सर गुप्ता कपूर में सेम एग्जांपल है कंसेप्ट पे। ओके ठीक है जी, और कुछ पूछना हो किसी को तो वही कह रहा हूँ, गेट का तो हो गया, अब बाकी जो बच्चे है ना, अब आगे जो एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो देखो अगला क्या है, तो अभी मेनली जो गेट के एस्पिरेंट है सिमिलर एग्ज़ाम क्या दे सकते हो, अभी नेट का एग्ज़ाम होगा, तो गेट तो हो गया ना फेब में, अभी नेट का एग्ज़ाम होगा जुलाई में, जून में है ना, ऑब्वियसली तो जून में आता है, तो जून में आएगा, जून 2026 में, तो इसकी कर सकते हो तब तक बैठ के, बाकी ठीक ही है ना। तो अभी गेट का बैच तो हमारा ऐसे 2027 के लिए चल रहा है, जिनको कंटिन्यू करना कर सकते हो, इसका भी चल रहा है, अभी हम ISS में स्टार्ट अभी जैसे किया 2027 के लिए स्टार्ट होगा, तो ये अभी हम 16 फरवरी से स्टार्ट करेंगे, तो ये कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी यही हम लोग क्या चला रहे हैं, मैं जैम, तो नेट का मार्च में भी एग्जाम होता है ना कि नहीं होता? नहीं नेट का 2 बार होता है, दिसंबर में और जून में, मतलब ऑफिशियल शेड्यूल दिसंबर और जून का है, तो कभी डिले हो जाता है, मान लो कभी दिसंबर वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन होके जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च भी हो जाता है, जून वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन होके जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे हो जाते हैं, बट ऑफिशियल जो ड्यूरेशन है वो है एग्ज़ाम का, अगर अगस्त में भी होता है तो लिखा जून 2026 ही रहेगा, जैसे अभी फरवरी में हुआ था इस बार एक एग्ज़ाम ना, मतलब उससे पिछले बार, तो फरवरी में भी हो रहा तो वो एग्ज़ाम दिसंबर वाला ही रहा है, वो पोस्टपोन होकर फरवरी, तो जो लिखा रहता है नाम उस पर पेपर पे वो दिसंबर ही रहेगा, जैसे दिसंबर 2025 का पेपर फरवरी 2026 में हुआ एग्जाम्पल के लिए, तो लिखा दिसंबर 2025 ही रहेगा पेपर पे, ये जनरली ये होता है, कभी कभी हाँ वो चेंज करते हैं, अदरवाइज ऑफिशियल तो नेट का 2 बार एग्जाम होता है, जून में और दिसंबर में, है ना, ये चीज़ें हैं।
बाकी CUET अभी ISS शुरू किया ना, ISI शुरू होगा, यही है। एनीवे तो अगर कुछ क्वेरी नहीं है तो हाँ, कुछ क्वेरी है किसी को? CMI, हाँ मतलब CMI भी अभी चलेगा। तो ये मेनली हम लोग मतलब जो बच्चों को मैं कराता हूँ, जैम गेट नेट एक साथ चलता है एक सेशन में, उसके बाद अभी जैम के बाद ये एग्ज़ाम अराउंड है CUET, ISS, ISI, CMI, ये चलेगा अभी इस बार। वही है। सर अभी एमटेक का कट ऑफ कितना जा सकता है? किसका? एमटेक का? हाँ सर। एमटेक अब कौन से, तो इंस्टीट्यूट वाइज डिपेंड करें कौन सा कोर्स कौन सा इंस्टीट्यूट, उसके अकॉर्डिंग। मतलब आई और कौन सा इंस्टीट्यूट का देख रहे हो आप? IIT आई थिंक इसका एग्जैक्टली तो मुझे सबका याद नहीं होगा, बट आप ऑफिशियली देख सकते हो। जैसे अभी पिछली बार एडमिशन हुआ है तो आपको गेट पोर्टल पे या उनकी वेबसाइट पे काउंसलिंग वाले उसमें मिल जाएगा। उसमें तो मिनिमम कट ऑफ लिखा है सर, 650 मिनिमम गेट स्कोर ना, गेट स्कोर होगा पार्टिसिपेशन करने के लिए। हाँ, तो गेट स्कोर एक्चुअली है, जितने गेट के पेपर हैं उसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए गेट स्कोर होते हैं, ठीक है ना। तो आपका गेट स्कोर उतना होने, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि 650 गेट स्कोर गेट स्टैटिस्टिक्स में लाने के लिए आपका रैंक अराउंड अंडर 20 होना चाहिए। मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ कि 20 रैंक अगर आपका गेट में है तो अराउंड आपका गेट स्कोर 600 650 होगा, उसके अंदर। वो भी मैं बढ़ा के बोल रहा हूँ, हो सकता 10-15 के बीच में ही हो, बिकॉज यहाँ पार्टिसिपेंट्स कम हैं। लेकिन वही आप दूसरा एग्जाम गेट डेटा साइंस ले लो, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें हो सकता है आपके 500 रैंक है तब भी आपका गेट स्कोर 650 हो, बिकॉज वहाँ 60,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ 1,500 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो गेट स्कोर में नंबर ऑफ स्टूडेंट भी एक फैक्टर है, सो दैट्स वाई। तो जो गेट में है कट ऑफ मार्क्स नहीं होता है, रैंक भी नहीं होता है, वहाँ गेट स्कोर होता है। सो गेट स्कोर इसलिए बनाया गया है सो दैट जितने पेपर्स हैं 30 मोर देन 30 डिफरेंट पेपर्स हैं गेट में, और एक कोर्स में एडमिशन के लिए अराउंड एक कोर्स में 10-15 पेपर अलाउड हैं, डिफरेंट पेपर्स अलाउड हैं। सो अब उन सबको इक्विवेलेंट कैसे किया जाएगा? सो बेस्ड ऑन गेट स्कोर उन्होंने वो किया हुआ है। सो गेट स्कोर 650 है, तो अगर जैसे आप बता रहे हो 650 अगर कहीं कट ऑफ है एडमिशन का, सो मीन्स गेट स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ 650 गेट स्कोर के लिए आपको अंडर 20 रैंक पे आना पड़ेगा, तब जाके आपका कुछ हो सकता है। कट ऑफ नहीं बोला था सर, उसने मिनिमम पार्टिसिपेशन के लिए स्कोर बोला था। तो इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट यू हैव टू हैव अ स्कोर ऑफ 650। नहीं वो सी माइंड की कट ऑफ किया है, सी माइंड में इतनी जाती है IIT बॉम्बे की। हाँ वो अलग आपको देखना पड़ेगा। आप क्या एग्जैक्ट, शायद मैं समझ नहीं पाया आप क्या पूछना चाह रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ कि कट ऑफ कितना जाएगा सर? और मैंने वेबसाइट में ये देखा है कि कट ऑफ नहीं, पर मिनिमम काउंसिल में पार्टिसिपेशन करने के लिए उस IOR ब्रांच में IIT बॉम्बे नहीं आपकी अब तो आवाज़ भी कट रही है कितना थोड़ी। स्कोर होना चाहिए मिनिमम? तो 650 है। 650 से एडमिशन नहीं गारंटी होगा, वो तो मिनिमम है। सर ये कहना चाह रहा है कि मिनिमम स्कोर चाहिए, अप्लाई करने की बात कर रहा है वो। अच्छा वो कह रहा है अप्लाई करने के 650 स्कोर चाहिए, पर लेकिन एडमिशन लेने का कितना चाहिए, अच्छा मतलब ये अप्लाई पूछ करने रहा के लिए था। 650? नहीं ऐसा नहीं हो, अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, एडमिशन के लिए कट ऑफ होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि अप्लाई करने के लिए इतनी कट ऑफ चाहिए, अप्लाई करने के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। जो आपका कट ऑफ मार्क्स है, जैसे मैं बोल रहा हूँ गेट से 30 मार्क्स कट ऑफ था लास्ट ईयर, तो 30 मार्क्स है कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए। आप मान लो जिसके 30 मार्क्स आए उसके रैंक अराउंड 200 होगा रफली। सो 30 मार्क्स आपने लाए अराउंड 200, पिछले साल का बता रहा हूँ 25 का ही, तो उसमें अराउंड 200 रैंक होगा, 200 पे आपका गेट स्कोर 400 होगा अराउंड, ये है। सो उस तरह से है। सो कट ऑफ आपने अगर क्लियर किया सो योर स्कोर विल बी गेट स्कोर अराउंड 400 में भी, ये है। आई थिंक आप क्वेश्चन लिख सकते हो तो बेटर समझ आएगा मे बी, तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। ठीक है ना, बाकी चैट में ठीक है। ISS में हम पूरा स्टैट्स के जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाएंगे, बट स्टैट्स ओनली, जो स्टैटिस्टिक्स 1 2 3 4 पेपर है बस, वो GS US नहीं, उसकी तैयारी आपको खुद ही करनी होगी। GS और इंग्लिश नहीं कराएंगे ना।
नेट की क्लासेस अभी जो बच्चे गेट बैच में है, अभी नेट की क्लासेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेट में ना गेट का सिलेबस तो हो गया ना पूरा, अब नेट में थोड़ा एक्स्ट्रा है, उसको भी कंटिन्यू करते हैं। पहले उससे अच्छे से वर्क करो, उसको कंटिन्यू, है ना। अभी मैं शेड्यूल बता दूंगा। मेनली क्लास तो मेन अच्छा था, लगता है क्लास बच्चे ज्वाइन करें, है ना। क्लास तो सब लोग इंटरेस्टेड हो नहीं, ये चीज़ है। कंटिन्यू तो कर ही सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे गेट 2022 का ही मैं बता रहा था ना। सो गेट 2022 में मार्क्स 30 था, रैंक 29 था और गेट स्कोर 526 था। गेट 2000 एक बच्चे का डेटा, देवरकिया का डेटा बता रहा हूँ। सो इसके 30 एग्जैक्ट 30 मार्क्स हैं, रैंक 29 है, गेट स्कोर 520 है। ये गेट 2022 का है, इस तरह से। सो बाकी जो 32 मार्क्स का बता रहा था, 32 मार्क्स है, रैंक 19 है और गेट स्कोर 596 है। सो ये दे दो, मार्क्स 32, रैंक 19 एंड गेट स्कोर 596 है। तो इस तरह से है, ठीक है। बाकी और बताऊंगा गेट का, तो देखो जैसे गेट 2025 का मैं बता देता हूँ, है ना। कुछ मिल गया है, ये जो हमारा सुभाजीत कर्माकर जो हमारे टीम में भी हैं। सो सुभाजीत का एक्चुअली मार्क्स था 55, यहाँ लिख रहा हूँ मार्क्स 55.67, इनका रैंक था 7, ठीक है। ये गेट 2025 का बता रहा हूँ, अभी जो हुआ था पिछला, ठीक है। इसमें मार्क्स थे 55.67, रैंक था 7 और 7 पे गेट स्कोर है 806। अब देख लो, ठीक है। ये मेरे पास उसका वो है, मतलब मार्क्स वो है, गेट स्कोर है, क्या बोलते हैं इसको, स्कोर कार्ड, है ना। तो ये मार्क्स हैं, ये 25 का ही है, और बच्चों का भी है, तो कई सारे बच्चों का दिख रहा है मुझे। सो इस तरह से है गेट का ना। जैसे जिस बच्चे का मार्क्स 36 है, ये इसका है, एंड पूर्णिमा, एंड इनका ऑल इंडिया रैंक था 132 और इनका गेट स्कोर है 454, ठीक है। और बच्चों का देखो, जैसे जिनके 43 मार्क्स है, 43 मार्क्स है, ये है, इनका रैंक है 51 एंड इनका गेट स्कोर है 579। जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या, है ना, चक्कर है। गेट 2025 स्टैटिस्टिक्स का बता रहा हूँ, ठीक। ये रीता साहू, अच्छा इनका डीए में था, जिनका भी पीएचडी बॉम्बे में एडमिशन हुआ था। सो गेट डीए में 10,000 रैंक था। चलो इसका भी एक आइडिया लग जाएगा, देखो ये भी एक आइडिया दे देता हूँ। ये जो गेट डीए का है 2025 चेक करो, तो इनका जो मार्क्स है, मार्क्स आया हुआ है कितने, 27, ठीक। रैंक है 10,000, जो रैंक है वो है, एग्जैक्ट बताऊं तो 10,261 और गेट स्कोर है, इसने भेजा है क्रॉप करके तो एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है। सो एनीवे, तो इसको भी देखता हूँ। गेट स्कोर एग्जैक्टली विजिबल नहीं है क्योंकि वो उसने क्रॉप करके भेजा हुआ है। सो गेट स्कोर पता नहीं। इसमें बहुत सारे बच्चों का डेटा मेरे पास मिल गया वो गूगल फोटोज़ में ना। 28 मार्क्स जिस बच्चे का है उसका रैंक 361 है, तो ये 28 मार्क्स मतलब कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है ना। सो एंड और यहाँ पे इसके जो गेट स्कोर है 323 है, मतलब जनरल का नहीं है ये, है ना। सो ये 28 मार्क्स, वरना कट क्वालिफाई नहीं होता, इस तरह से है। अगर जनरल का होगा तो क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, ये चीज़ें। तो सर गेट डीए के अंदर 27 मार्क्स पे भी एडमिशन मिला है डीए में? हाँ, ये लड़की आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रही है डेटा साइंस में, रीता साहू का ये। डेटा साइंस में तो टॉप 100 वालों, मतलब कि सुनने में आया टॉप 200 वालों को भी मतलब एडमिशन डायरेक्टली नहीं मिला था एमटेक वगैरह में। नहीं समझे नहीं, एमटेक का तो पता नहीं, पीएचडी का कह रहा हूँ। ये रीता साहू अभी गेट में इसने दिया था, 27 मार्क्स थे 100 में से, 10,000 रैंक था
इस बेसिस पे उन्होंने अप्लाई किया आईआईटी बॉम्बे में एंड इंटरव्यू दिया, उसके बाद वो उसका भी तो पीएचडी सब 50 नंबर की तो स्टैटिस्टिक्स तो क्वांट एप्टी है, बहुत इजी आती है स्टैटिस्टिक्स गेट डीए की। हाँ, तो उसमें मॉक वगैरह दे रहा था, उसमें मतलब 40 प्लस तो मतलब डायरेक्टली आ ही रहे हैं वैसे, जैसे डीए का भी मेरा 15 तारीख हाँ को तो ही है पेपर। गेट डीए में भी तो मैथ स्टैट्स कॉमन पोर्शन है ना, अराउंड वहाँ 40 मार्क्स के, तो वही गेट डीए का जो 40 प्लस हाँ, मार्क्स 50 पोर्शन, 50 मार्क्स के तो क्वांट और वो डी वही है हाँ 50 स्टैटिस्टिक्स। प्लस 50 मार्क्स के, तो अगर गेट स्टैटिस्टिक्स से अच्छे से तैयारी कर लिए हो तो 50 प्लस मार्क्स के तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे वहाँ पे। तो उससे भी अगर आप 50 में से आप 30 नंबर ले आओ तब भी आपके क्वालिफाई कर जाओ, क्योंकि यहाँ पे 60,000 एप्लीकेंट्स हैं, ये चीज़ है ना। तो मान लो 60,000 में 10,000 इनका रैंक है, तो 27 मार्क्स लाया, मतलब 50,000 बच्चा है जिसको 27 नहीं ला पा रहा गेट डीए में, समझ रहे हो। 50,000 बच्चे जो 27 भी स्कोर नहीं कर पा रहा है, तो 27 स्कोर करके इनका 10,000 रैंक है, इस तरह से। तो वैसे समझ उस तरह से चीज़ें हैं, यहाँ भी ऐसे ही है, ठीक है ना। बाकी ये राजेश का है 33 मार्क्स है, 195 रैंक है, और इसका गेट स्कोर है 412, ठीक है। तो इस तरीके से है। ऐसे बहुत सारे बच्चों का डेटा ऑलरेडी है मेरे पे, है ना। ये भी देखो 26 मार्क्स जिसके हैं उसका रैंक है 480, क्योंकि कैटेगरी का है ना स्टूडेंट है ये, तो ये क्वालिफाइड होगा कैटेगरी में, और 275 इसका गेट स्कोर है। तो इससे ना एक आइडिया मिल रहा होगा आपको कि मार्क्स, रैंक और गेट स्कोर में क्या रिलेशन है, गेट में स्पेशली। फिर ये जो राजदीप था, इसके 50 मार्क्स थे, 50 मार्क्स पे इसके 15 रैंक थे, और इनका गेट स्कोर है 717, देखो। सो 15 रैंक पे 700 गेट स्कोर है। चलो गेट डीए का पता चल गया। एक और स्टूडेंट है जिसका 26 मार्क्स है, एंड इनका रैंक है 11,276, 11,276, और इसका गेट स्कोर है 315। तो अराउंड 26 पे 315, तो इसका अराउंड 350 गेस कर सकते हैं रफली। सो 350 के आसपास होगा, क्योंकि मार्क्स इनके ज़्यादा है तो गेट स्कोर इनके ज़्यादा होंगे। ये 1000 में से होता है, आउट ऑफ 1000 है ना, गेट स्कोर इज़ आउट ऑफ 1000, ये चीज़ें होता है। मार्क्स इज़ आउट ऑफ 100, तो इनका एक अपना फॉर्मूला है जो आपको दिख जाता है, ठीक है। सो इससे एक आइडिया आपको मिल जाएगा। 26 मार्क्स अगर आप ले आओगे तो 315 के आसपास आपका गेट स्कोर रहेगा गेट डीए में, डेटा साइंस है, और 2 पेपर अलाउड है गेट में, तो आपने हो सकता है आप लोगों ने स्टैट्स और डीए का भरा हो, और ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है शेड्यूल में कि आपको मिल जाएगा। अब की बार तो टाइम भी क्लैश कर रहा है जैम और डीए का। क्या सर बताएंगे? 3 पेपर है मेरे, 3 पेपर है 15 को, जैम के 2 और डीए का, वो क्लैश कर रहे हैं तीनों। अच्छा हाँ मतलब इस एक, बार, हाँ ओके हाँ ओके, हाँ क्योंकि इस बार आई थिंक गेट डीए किसके साथ कॉन्साइड कर गया, जैम मैथमेटिक्स के साथ। आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स, जैम स्टैटिस्टिक्स जीएडीए जैम स्टैटिस्टिक्स के साथ है, और मॉर्निंग में मैथ्स का है। अच्छा अच्छा मैं समझ, हाँ मतलब जो अभी नेक्स्ट वीक जो है 15th को मॉर्निंग में 9 to 12 जैम मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, और इवनिंग में गेट जैम स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम है, और इवनिंग में ही गेट गेट डीए डीए का का भी। एग्ज़ाम। हाँ तो कोई एक चुनना पड़ेगा आपको फिर। ठीक है जी। सो ठीक है, जैसे आपको काफ़ी आइडिया मिल गया होगा, है ना। इससे जिन लोगों को स्कोर का रहता है, जैसे एक और बच्चे का बताऊंगा, तो इसके 46 मार्क्स हैं, और 46 मार्क्स पे इसके रैंक है 31, और गेट स्कोर है 645, ठीक है। एग्जैक्ट बताऊं तो 46.67 मार्क्स हैं। तो ये इस तरह से है। तो ये इसका है 25 का डेटा है ना। जैसे तो सर थोड़ा मार्क्स क्योंकि ईजी पेपर था तो उसके अकॉर्डिंग रैंक शिफ्ट किया है। गेट डीए में एक बच्चे का यहाँ 42 मार्क्स है, तो इसके 1838 रैंक है, ठीक है 42 मार्क्स पे, एंड इसका 506 गेट स्कोर है, ठीक है इस तरह से। सो रैंक कितना है 1800। अब यहाँ कंपेयर करके देखो,
यहाँ 51 रैंक पे 579 गेट स्कोर है, यहाँ 1838 रैंक पे 570। तो मतलब अगर कोई बच्चा 45 मार्क्स यहाँ लाया होगा तो उसके अराउंड मान लो 1500 रैंक रहे होंगे, तो अराउंड 600 गेट स्कोर। तो कहना मतलब यहाँ का 51 रैंक ऑलमोस्ट यहाँ पे 1800 रैंक के इक्वल है ना। मतलब ये 60,000 में 1800 रैंक लाना गुड इनफ है, यहाँ 1500 में 50 रैंक लाना उसके अकॉर्डिंग कंपेरेटिबल है, समझ रहे हो। तो मतलब गेट स्टैटिस्टिक्स में 50 रैंक लाओगे तो गेट स्कोर वही उसके बराबर माने जाओगे जो गेट डीए में 1800 रैंक लाएगा, उनके बराबर ही माना जाएगा ठीक है ना। क्योंकि गेट में स्कोर इंपॉर्टेंट है, गेट स्कोर के बेसिस पे कहीं भी कट ऑफ या एडमिशन या वो होता है ना, गेट स्कोर मांगे जाते हैं। सो इस तरह से तो आपको समझ आ रहा होगा डीए में और है ना गेट एसटी में क्या कैसे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट 1500 है, यहाँ मैं बता रहा हूँ 50 से 60,000 है, 50 to 60,000, क्योंकि इसमें सब इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी हैं प्लस साइंस वाले भी हैं, तो वैसा। ठीक है जी। चलो फिर मिलते हैं बाकी जैम वाले बच्चे। अभी आप रिवीजन करो अच्छे से, 1 वीक है, ढंग से रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, उसको रिवाइज करो, उस पर काम करो। बाकी यहीं स्टॉप करते हैं, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।